हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए तो आज हम फिर से वापस से अपने इंग्लिश पेडागोजी प्रैक्टिस सेट के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए लेकर आए हूँ मैं इस वीडियो में। पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। ये इसमें जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों को बताए जाएंगे सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की व्यू से। चलिए तो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सारे क्वेश्चंस वन बाय वन। तो पहला क्वेश्चन है आज का, रीडिंग स्टोरीज, नॉवेल्स, कॉमिक्स एंड कार्टून्स फैसिलिटेट रीडिंग। ये जो जितने भी यहाँ पर टॉपिक दिखाए गए हैं, है ना, स्टोरी पढ़ना, नॉवेल्स पढ़ना, कॉमिक्स पढ़ना और कार्टून को पढ़ना, ये किस चीज़ को फैसिलिटेट करता है। तो इस क्वेश्चन के आंसर आप लोग देखिए और बताइए। तो ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं फ्रेंड्स वो कहलाते हैं एक्सटेंसिव रीडिंग। देखिए हमने रीडिंग के टाइप्स पढ़े हैं, अगर आप लोगों को याद होगा तो इंटेंसिव रीडिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग, लाउड रीडिंग, ऐसे अलग अलग टाइप्स ऑफ रीडिंग हमने पढ़ा है। तो जो एक्सटेंसिव रीडिंग होती है वो किसी भी चीज़ को प्लेजर के लिए पढ़ना होता है, खुशी के लिए पढ़ना या मनोरंजन के लिए पढ़ना, है ना, आप लोगों को याद होगा। तो इसका सही आंसर होगा ये सारी चीज़ों को जो पढ़ना है वो कहलाती है एक्सटेंसिव रीडिंग। चलिए हम आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज टीचिंग एक्सपर्ट्स द अर्ली एजुकेशन ऑफ चाइल्ड शुड बी इन। जितने भी लैंग्वेज टीचिंग एक्सपर्ट्स हैं फ्रेंड्स, आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा, जितने भी हम यहाँ पर क्वेश्चंस देखेंगे सारे क्वेश्चंस को ना समझ के साथ देखेंगे। हमको सिर्फ क्वेश्चन एंड आंसर्स डिस्कस नहीं करने, बट वी हैव टू डिस्कस द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चंस एंड आंसर्स। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन समझ जाएंगे आप, और इन फ्यूचर जब भी आपको इन क्वेश्चंस का सामना करना पड़ेगा तो डेफिनेटली आपको ये क्वेश्चन सही रहेंगे और ये क्वेश्चन आपको याद होगा। चलिए इस क्वेश्चन को समझिए क्या बोला जा रहा है। अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज टीचिंग एक्सपर्ट्स, जितने भी लैंग्वेज टीचिंग एक्सपर्ट्स होते हैं, भाषाविद या भाषा को के जो एक्सपर्ट्स हैं, उनके अकॉर्डिंग अर्ली एजुकेशन जो होता है, अर्ली एजुकेशन से आप क्या समझ रहे हैं, शुरुआती के जो शिक्षा होती है, बेसिक शिक्षा है ना, प्राइमरी लेवल का, वो कैसे होना चाहिए। तो वो होना चाहिए फर्स्ट लैंग्वेज में, सेकंड लैंग्वेज में, फॉरेन लैंग्वेज में कि मल्टी लैंग्वेज में, आप बताइए। तो इसका सही आंसर अगर आप देख रहे होंगे तो इसका सही आंसर होगा इन द फर्स्ट लैंग्वेज। जितने भी लैंग्वेज एक्सपर्ट्स होते हैं उन लोग ये बताते हैं कि फर्स्ट लैंग्वेज में टीच कराना ज़्यादा इफेक्टिव होता है बच्चों को। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इन कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन द टीचर ट्राइज टू। जो कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन होता है, जिसको हम शॉर्ट में CCE के नाम से जानते हैं, वो टीचर को क्या करने में मदद करता है या उसके द्वारा टीचर क्या करना चाहता है। तो आप देखेंगे, फाइंड आउट टू व्हाट एक्सटेंड द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड। ये फाइंड आउट करना कि जो अपने जो ऑब्जेक्ट्स है उसको प्राप्त करने में सफल हो पा रहे हैं, है ना, मतलब जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया चल रही है उसमें जो टीचर सफल हो पा रहे हैं कि नहीं, एक्चुअल में यही प्राप्त करना चाहते हैं एक टीचर CCE के द्वारा, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट है। बाकी ऑप्शन अगर आप देखेंगे, मेक द लर्नर्स असेस द टीचर, ठीक है, सीखने वाले को इस काबिल बनाना कि वो टीचर्स को असेस करे, ऐसा नहीं है ना। आइडेंटिफाई द स्पेशल नीड ऑफ द लर्नर्स इन अ ग्रुप में बच्चों की स्पेशल नीड को पहचानना, ये भी नहीं है। तो बेसिकली और सबसे अच्छा हम अगर देखें तो ऑप्शन नंबर 1 ही इसका सही आंसर है कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया चल रही है ना, लर्निंग जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको टीचर अचीव कर पा रहा है कि नहीं, उसको इवैल्यूएट करना होता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, टीचिंग ऑफ इंग्लिश इन इंडिया एज अ सेकेंड लैंग्वेज हैज़ बीन वेरी इंपॉर्टेंट एंड इनवाइटेबल सिंस। जो इंडिया में इंग्लिश को सेकेंड लैंग्वेज के रूप में पढ़ाना, है ना, इंग्लिश को सेकेंड लैंग्वेज के रूप में पढ़ाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों किस कारण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप देखिए ऑप्शन। इंडिया इज़ अ मल्टीलिंगुअल नेशन, इंडिया मल्टीलिंगुअल नेशन है, इस कारण से इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इंडियन लैंग्वेज बुक्स आर मोस्टली रिटन इन इंग्लिश। इंडिया की जो ज़्यादातर बुक्स है वो इंग्लिश में लिखी है, ऐसी बात भी नहीं है ना। तीसरा, इंग्लिश इज़ अ फॉरेन लैंग्वेज, इंग्लिश एक फॉरेन लैंग्वेज है, इस कारण पढ़ाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कि चौथा, इंग्लिश इज़ अ लिंक एंड इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है और लिंक लैंग्वेज है अलग अलग देशों के बीच में, इस कारण से इंग्लिश को सेकेंड लैंग्वेज के रूप में पढ़ाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बताइए कौन सा आंसर सही होगा। तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो फोर्थ ऑप्शन जो है ना वो ज़्यादा सूटेबल है कि इंग्लिश जो है वो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है और लिंक लैंग्वेज भी है, तो उसका नॉलेज कराना बच्चों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ताकि इन फ्यूचर वो किसी भी जगह में जाकर अपने आप को प्रूफ कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, द alphabetic method and phonic method, the word method and the sentence method are associated with। जितने भी methods है, कौन कौन से methods हो गए, alphabetic method, phonic method, word method और कौन सा मेथड, सेंटेंस मेथड, ये सभी किससे संबंधित है ये बोल रहा है। तो भाई ये सभी संबंधित है रीडिंग से, है ना, ये सभी तो पढ़ना ही है ना। एक हो गया लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। तो ये सभी मेथड है पढ़ने का, ये सभी मेथड है किस चीज़ का, पढ़ने का, रीडिंग का। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, समराइजिंग, नोट मेकिंग एंड रिपोर्टिंग आर एसोसिएटेड विथ।
समराइज करना, नोट मेक करना और रिपोर्टिंग प्रेजेंट करना, ये सभी किस चीज़ से संबंधित है? ये सभी संबंधित है राइटिंग से। ये किससे संबंधित है? राइटिंग से। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, हॉलिस्टिक इवैल्यूएशन ऑफ लर्नर्स इज डन बाय। हॉलिस्टिक का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? अगर आप देखेंगे तो इसका मतलब होता है संपूर्ण, पूर्णता, है ना। तो हॉलिस्टिक इवैल्यूएशन, संपूर्ण परीक्षण या मूल्यांकन करना, है ना, पूरी तरह से मूल्यांकन करना किसका? सीखने वाले का। ये किसके द्वारा होता है? ये होता है भाई कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के द्वारा, सीसीई के द्वारा, है ना, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। तो ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा। देखो, टर्म एंड एग्जामिनेशन, यूनिट इवैल्यूएशन, ये सभी तो क्या होती है? बीच बीच में लेने वाले एग्जाम्स होते हैं, लेकिन कंप्लीट अगर हॉलिस्टिक इवैल्यूएशन की बात करें तो वो सिर्फ पॉसिबल हो पाता है सीसीई के द्वारा, जो कंटिन्यूअस बच्चों का इवैल्यूएशन या उनका मूल्यांकन चलता रहता है स्कूल में, उसके द्वारा। अगला क्वेश्चन है, द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री द कंपलसरी एजुकेशन वॉज मेड इन द ईयर। बच्चों को कंपलसरी एजुकेशन का राइट दिलवाना, है ना, RTE अगर आप लोगों को याद होगा तो वो 2009 में। अगला हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में, What steps does a teacher have to undertake to facilitate reading the habits of a learner? बच्चों की जो लर्निंग हैबिट, रीडिंग हैबिट है, उसको और अच्छे से करने के लिए या उसमें रीडिंग हैबिट बढ़ाने के लिए एक टीचर को क्या करना चाहिए? What step does a teacher have to undertake? अंडरटेक करना मतलब टीचर को वो अपनाना। कौन सा? देखो तो देखिए, रीडिंग, न्यूज़पेपर, लाइब्रेरी रीडिंग, पिक्चर एंड मैप रीडिंग, सभी तरह की जो रीडिंग हैबिट्स है वो बच्चों में एक अच्छे रीडिंग हैबिट्स को बढ़ाती है। तो ऑल ऑफ द वो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। बेसिकली इस क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा था कि बच्चों में रीडिंग हैबिट्स को बढ़ाने के लिए एक टीचर्स को क्या करनी चाहिए। तो टीचर को क्या करनी चाहिए या बच्चों को क्या करनी चाहिए? न्यूज़पेपर पढ़नी चाहिए, लाइब्रेरी रीडिंग करनी चाहिए, पिक्चर और मैप में जो भी चीज़ें हैं पढ़ने का वो करनी चाहिए। ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, है ना, ये वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया, सॉरी। तो 2009, है ना, 2009 में RTE लागू हुआ था इंडिया में। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा। इफेक्टिव लर्निंग टेक्स प्लेस व्हेन द लर्नर्स आर, जो इफेक्टिव लर्निंग है ना, इफेक्टिव लर्निंग है, प्रभावशाली जो सीखना है वो कब होगा? जब लर्नर्स या सीखने वाले कैसा हो? पेसिव हो, क्वाइट हो, इंटरेक्टिव हो, कि गुड एट प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन हो, है ना। पेजी मतलब निष्क्रिय सीखना, क्वाइट मीन शांत होना, इंटरेक्टिव मतलब सक्रिय होना, और गुड और एग्जाम की प्रिपरेशन में बहुत अच्छे होना। कब सीखेंगे? जब बच्चा इंटरेक्टिव मीन सक्रिय होगा, तभी अच्छे से सीख पाएंगे या सीखना अच्छे से हो पाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द बेस्ट टाइम टू लर्न अ सेकेंड लैंग्वेज इज एन। सेकेंड लैंग्वेज को सीखने का सबसे अच्छा समय होता है, वो कौन सा होता है? आप देखेंगे तो अर्ली चाइल्डहुड, शुरुआती के समय में सेकेंड लैंग्वेज अगर सिखाया जाए तो बहुत अच्छे से किसी भी बच्चे के द्वारा सीखा जा सकता है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर जूनियर स्टूडेंट स्कूल, सीनियर स्कूल, कॉलेज, ऐसा कुछ सब कुछ दिया हुआ है जो कि सुटेबल नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 है, मेटालिंग्विस्टिक अवेयरनेस इज। मेटालिंग्विस्टिक अवेयरनेस क्या होती है ना, तो मेटालिंग्विस्टिक अवेयरनेस मीन्स होता है द एबिलिटी टू थिंक एंड टॉक अबाउट लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज के बारे में सोच पाना, समझ पाना, उसके बारे में बातें कर पाना, वो कहलाती है मेटालिंग्विस्टिक अवेयरनेस। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही ऑप्शन आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, विच स्किल्स आर रिसेप्टिव। इसमें से रिसेप्टिव स्किल कौन सा है? रिसेप्टिव मतलब रिसीव करना, किसी भी चीज को प्राप्त करना। तो देखिए, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, स्पीक करना मतलब तो वो आउटपुट हो रहा है ना, तो वो रिसीव करना नहीं होगा। लिसनिंग एक रिसीविंग स्किल या रिसेप्टिव स्किल था, तो ये नहीं आएगा। दूसरा, लिसनिंग एंड रीडिंग, अब यहाँ पर आप देखेंगे सुनना भी रिसीव करना है और पढ़ना भी, हम पढ़ते भी हैं तो कुछ ना कुछ ग्रहण करते हैं, है ना, रिसीव करते हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर, कि जो पढ़ना, लिसनिंग और रीडिंग दोनों एक रिसेप्टिव स्किल्स है। ठीक है, रिसेप्टिव स्किल्स है। रिसेप्टिव स्किल्स याद रखिएगा, किसी भी चीज को ग्रहण करना, रिसीव करना, है ना, रिसेप्टिव स्किल्स। अगला हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 में, द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स दैट आर ट्रू अबाउट लैंग्वेज इज, है ना, ये जो नीचे दिए गए हैं जो जितने भी स्टेटमेंट्स है उसमें से लैंग्वेज के बारे में कौन सा सही है? जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। देखिए, पहला, ऑल लैंग्वेजेस आर एसेंशियली द सेम नंबर्स ऑफ साउंड। जितने भी लैंग्वेज होते हैं ना उसके सेम नंबर्स ऑफ साउंड होते हैं। गलत है, ऐसा नहीं होता। अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग साउंड्स, अलग अलग चीजें होती है ना। ऑल नेटिव स्पीकर्स ऑफ अ लैंग्वेज लर्न द बेसिक रूल्स ऑफ ग्रामर इन स्कूल। जितने भी नेटिव स्पीकर होते हैं ना अलग अलग लैंग्वेज का, वो सभी अपने नेटिव लैंग्वेज को ग्रामर के रूल के साथ स्कूल में सीखते हैं। ये भी गलत बात है भाई, नेटिव स्पीकर को स्कूल में सीखने की जरूरत नहीं होती है। नेटिव स्पीकर्स को या जो भी मातृभाषा बोलने वाले को अपनी मातृभाषा को स्कूल में सीखने की जरूरत होती है क्या? नहीं, वो तो घर में ही सीख जाते हैं।
तो ये भी गलत हो गया। तीसरा, वाइल द डिफरेंट लैंग्वेजेस में यूज डिफरेंट फोनेम्स दे ऑल एसेंशियली शेयर द सेम सिंटेक्स। अलग अलग जो लैंग्वेज होते हैं उनमें अलग अलग फोनेम्स होते हैं और लेकिन उन लोग सेम सिंटेक्स शेयर करते हैं, या वाक्य की जो बनावट होती है, रचना होती है, वो सेम होती है। ये भी गलत है। जितनी भी अलग अलग लैंग्वेजेस है ना उनमें अलग अलग फोनेम्स, अलग अलग सिंटेक्स रचना होती है। ठीक है, नन ऑफ द अबो इसका सही आंसर हो जाएगा। अलग अलग सिंटेक्स या वाक्य रचना की जो बात बोल रहा हूँ वो कैसे है, देखिए जैसे अगर हम इंग्लिश की बात करें तो उसमें ना सब्जेक्ट पहले होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है ना इंग्लिश में। लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं होता। हिंदी में सब्जेक्ट तो पहले आएगा लेकिन उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, फिर आता है काम को आखिरी में बोलते हैं, है कि नहीं। जैसे आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, लेकिन हिंदी में मैं स्कूल जाता हूँ तो स्कूल को पहले बोले, जाता हूँ को बाद में बोले, है ना। मतलब ऑब्जेक्ट पहले सब्जेक्ट बाद में। तो वाक्य की रचना या सिंटेक्स अलग अलग होता है अलग अलग लैंग्वेजेस में, है कि नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, फॉर स्टूडेंट्स टू गेन लैंग्वेज स्किल्स फ्रॉम टेक्स्ट बुक लर्निंग शुड। किसी भी बच्चों में, स्टूडेंट्स में टेक्स्ट बुक से क्या करना है, लैंग्वेज स्किल लर्निंग करना है ना, टेक्स्ट बुक को पढ़ के। तो टेक्स्ट बुक लर्निंग कैसी होनी चाहिए, तो टेक्स्ट बुक लर्निंग होनी चाहिए को रिलेट विथ असेसमेंट एंड अचीवमेंट्स। असेसमेंट और अचीवमेंट से को रिलेट होनी चाहिए, है ना, तभी वो एक अच्छे से लैंग्वेज स्किल्स डेवलप बच्चों में कर पाएगा। को रिलेट विथ असेसमेंट एंड अचीवमेंट, ठीक है। अचीवमेंट करना मतलब उपलब्धि और इन सब चीज़ों से संबंधित या कोरिलेटेड होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, ब्लैंक इज द स्टडी ऑफ लैंग्वेज फ्रॉम कॉग्निटिव एंड डेवलपमेंट लॉ। नीचे लिखी गई निम्न में से कौन सा क्या है लैंग्वेज का संज्ञानात्मक और विकासात्मक एक विकास का सूचक है ना, या उसका स्टडी है। तो देखो साइकोलिंग्विस्टिक जो वर्ड है ना, साइकोलिंग्विस्टिक्स क्या है, इट्स अ स्टडी ऑफ लैंग्वेज फ्रॉम कॉग्निटिव एंड डेवलपमेंट लॉ। संज्ञात्मक और विकासात्मक नियमों के साथ किसी भी भाषा को सीखना साइकोलिंग्विस्टिक कहलाती है, ठीक है। उसके बाद सोशियोलिंग्विस्टिक्स है और अलग अलग भी ऑप्शंस है, लेकिन सही आंसर इसका होगा फर्स्ट, साइकोलिंग्विस्टिक स्किल्स। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 को, while teaching hearing impaired students in an inclusive class it is necessary for a teacher to। किसी भी इंक्लूसिव क्लास में जो हियरिंग इम्पेयर्ड स्टूडेंट, ये एक लर्निंग डिसेबिलिटीज है। लर्निंग डिसेबिलिटी अलग अलग बहुत सारे तरह के लर्निंग डिसेबिलिटीज होती हैं, सीखने में अक्षमता, उसमें भी ना, उसमें एक है टीचिंग हियरिंग इम्पेयर्ड, है ना, बच्चों को सुनने में अक्षमता होती है कि नहीं। तो इसके लिए किसी भी एक टीचर को क्या करनी चाहिए, अगर वो इंक्लूसिव क्लास में है, इंक्लूसिव क्लास मतलब समावेशी शिक्षा जिसमें सभी तरह के बच्चों को एक साथ बिठाकर पढ़ाया जाता है ना। तो क्या आ जाएगा इसका सही आंसर, आप लोग देखिएगा ऑप्शन नंबर ए को अगर आप पढ़ेंगे, मेक श्योर दैट दे आर इंक्लूडिंग साइंस एंड नॉन वर्बल सिग्नल्स टू स्ट्रेंथन एनी कम्युनिकेशन। टीचर्स को क्या करना चाहिए, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ना वर्बल और साइन लैंग्वेज यूज करनी चाहिए, सॉरी नॉन वर्बल एंड साइन लैंग्वेज, जिससे बच्चे इशारों के साथ उस जो भी टीचर्स बताना चाह रहे हैं उसको सीख या समझ सके। चलिए अगला क्वेश्चन है, while translating a subject and using a translation in the mainstream curriculum the benefit is। किसी भी चीज़ का किसी भी सब्जेक्ट में ट्रांसलेटिंग करना या ट्रांसलेट करते समय उसको करिकुलम के साथ जोड़ना, है ना, उसमें कौन सा बेनिफिट होता है। तो 19वें नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एनरिचिंग लिंग्विस्टिक कैपेबिलिटी एंड एप्रिसिएशन, है ना। ट्रांसलेटिंग मेथड्स के साथ या किसी भी चीज़ को, किसी भी विषय को ट्रांसलेट कर वो मेन स्ट्रीम के साथ जोड़ना या करिकुलम के साथ जोड़कर पढ़ाना, वो कहलाता है, उसमें उससे क्या होता है, लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट होता है, ठीक है, किसी भी बच्चों में या स्टूडेंट्स में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, द टीचिंग ऑफ रीडिंग बाय एसोसिएटिंग कैरेक्टर्स और ग्रुप्स ऑफ कैरेक्टर्स विथ साउंड इज द ब्लैंक मेथड। किसी भी चीज़ को पढ़ना, कैसे पढ़ना, एसोसिएटिंग कैरेक्टर्स के साथ। देखिए क्लास में हम क्या करते हैं, कैरेक्टर्स वाले कई क्लास होते हैं, उसको बच्चों को खड़े कराकर अलग अलग कैरेक्टर्स देकर उनको पढ़ाते हैं, है ना, विथ प्रॉपर साउंड्स, ठीक है। तो ऐसे जो मेथड है वो क्या कहलाता है, तो ये मेथड कहलाता है फोनिक मेथड, है ना, फोनिक मेथड कहलाती है बच्चों को कैरेक्टर्स देकर उनको पढ़ाना, कैरेक्टर्स में अलग अलग कैरेक्टर्स में डिवाइड कर उनको पढ़ाना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, CALP काल्प स्टैंड फॉर ब्लैंक एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। तो इसका फुल फॉर्म आप लोग याद रखिएगा, काल्प मीन्स होता है कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, है ना, कॉग्निटिव एकेडमिक लर्निंग प्रोफिशिएंसी। इसका एक और होता है, अगर आप लोग बड़े होंगे तो बिक्स मीन्स होता है बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल्स, ठीक है। तो ये दो अलग अलग चीज़ें हम पढ़े थे, अगर आप लोगों को याद होगा तो हमारे क्लास में, ठीक है। अगला ये क्वेश्चन होगा, लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस वीडियो का, टीचर्स कैन रेमेडिएट फॉर द स्टूडेंट्स विथ लैंग्वेज लर्निंग डिफिकल्टीज बाय। जो टीचर्स है वो ऐसे स्टूडेंट को रेमेडिएट कर पाएंगे, उपचारात्मक शिक्षण दे पाएंगे जो किसके साथ है, लर्निंग डिसेबिलिटी के डिफिकल्टी के साथ है, जिनको
पढ़ने में या सीखने में, लैंग्वेज सीखने में डिफिकल्टीज हो रही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? फोकसिंग ऑन इंडिविजुअल प्रोग्रेस एंड विथ इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन, अलग अलग इंस्ट्रक्शन के साथ या इंडिविजुअली बच्चों के ऊपर फोकस करके उसके लर्निंग डिसेबिलिटीज़ को या लर्निंग डिफिकल्टीज़ को दूर किया जा सकता है एक टीचर के द्वारा। ठीक है, तो आई होप कि सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे और उनके आंसर्स भी आपको समझ में आया होगा। चलिए तो फिर इस वीडियो में इतना ही। फ्रेंड्स, अगर चैनल में अगर न्यू है और अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको आपके एग्जाम्स के लिए इसी तरह से प्रिपेयर करते रहेंगे और इन फ्यूचर्स बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोस आप लोगों के लिए लाते रहेंगे जिससे आपका श्योर सिलेक्शन हो सके। चलिए फिर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।